नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप लियो 14 ने ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए दुनिया भर के नेता। दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का करेंगे दौरा। भारत में तुर्की के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है विरोध। आईआईटी बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ निलंबित किया समझौता। अमित शाह ने अहमदाबाद में सहकारिता सम्मेलन में लिया हिस्सा। सहकारिता को बताया देश की रीढ़। कुछ देर में तिरंगा यात्रा में लेंगे भाग। हैदराबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग के कारण 17 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। और सुर्खियों के बाद समाचार की शुरुआत करते हैं। खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। नए पोप लियो 14 का आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में शपथ ग्रहण किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंचे। भारत का प्रतिनिधित्व करने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी समारोह में शामिल हुए। रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व पोप फ्रांसिस का पिछले महीने 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया था। उसके बाद 8 मई को कार्डिनल ने वोटिंग करके नए पोप के तौर पर लियो का नाम तय किया गया था। नए पोप लियो का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी गई। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। इसलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। इसके अलावा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रिया सूले के नेतृत्व में मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्रीकृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। इसके अलावा संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन बिट्रास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं। वहीं श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलूवालिया और सुजान चिनॉय शामिल हैं। जबकि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में डग्गुबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन शामिल हैं। जबकि शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में शांभवी, सरफराज अहमद, जीएम हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं।
जबकि कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीत सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना। निशिकांत दुबे के साथ AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। वहीं शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी यूरोप में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर खुशी जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए यह हमारा संयुक्त प्रयास है। वहीं आतंक के खिलाफ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में का हिस्सा बनने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। भाजपा सांसद सस्मित पात्रा ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर उत्साह जताया है। इससे उन्होंने गौरव की बात बताई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये अभियान भारत की आवाज को और बुलंद करेगा। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और क्यों इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए और ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए। पर जब राष्ट्र की बात आती है, हम सब एक हैं। और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की रतुआ में शनिवार की रात हिंदुओं पर हमला हुआ। दरअसल उपद्रवियों की ओर से सनातनी समुदाय पर हिंदू मंदिर के निर्माण कराने को लेकर यह हमला किया गया है, जिससे हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सनातनी समुदाय को कट्टरपंथी तत्वों के लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका एकमात्र दोष मंदिर का निर्माण करना था। हिंसा की एक शर्मनाक घटना में बदमाशों ने समुदाय को निशाना बनाया, अंधाधुंध पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे यह इलाका भय और विनाश के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। उन्होंने वकील के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास से पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की रूबीना पिछले कई सालों से रूबी बनकर रह रही थी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान रूबीना पकड़ में आई है। SSP प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि रूबीना 10 साल पहले अपने 5 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई थी। इसके बाद उसने पीलीभीत के संतोष के साथ शादी की और हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोडीबेलवाला में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इस दौरान महिला ने बड़ी आसानी से लोकल आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है।
जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी, उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी इसमें पहचान हो जाएगी। भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े शिक्षण संस्थान तुर्की के साथ अपना समझौता रद्द कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपना समझौता निलंबित कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि तुर्की से जुड़ी वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के कारण यह फैसला लिया गया है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। जयशंकर इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक में गुलजार कृष्णा पर्ल्स और मोदी पर्ल्स में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी आग एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 13 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना देर रात हुई। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया और दमकल कर्मी तुरंत लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग थे। अधिकारियों ने मृतकों में से कई की पहचान कर ली है। पूरी सूची जल्द ही जारी होगी। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नो मैंस लैंड पर चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी जवानों ने नेपाल के 2 नागरिकों को भी संदेह के आधार पर पकड़ा। चीनी नागरिक के पास भारत में प्रवेश के वैध दस्तावेज नहीं होने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आइए बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा रैली बटपोरा से शुरू हुई और शोपियां के घंटाघर पर समाप्त हुई। इसका नेतृत्व भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य जावेद अहमद कादरी ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने रैली में सबसे आगे मार्च करते हुए नेतृत्व किया। तिरंगा रैली में शामिल लोगों ने सशस्त्र बलों के साहस को नमन किया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है, पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं
तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के टैंक बंड में पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय पथ पर लेकर आई है। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के लिए भाजपा ने इस बार काफी तैयारियां की हैं। उनका जयंती समारोह 10 दिनों तक मनाया जाएगा। भाजपा वाराणसी के प्रभारी और अरुण पाठक से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी, और काशी महापुरुषों से भरी पड़ी रही है। और भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का किस तरह से सम्मान करती है, उनके सम्मान में किस तरह के आयोजन करती है और लगातार करती रहती है। वाराणसी जिले और महानगर के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अरुण पाठक जी। पाठक जी इस समय काशी में हैं एक विशेष योजना को लेकर। पाठक जी, ये क्या विशेष योजना है जिसके लिए आप काशी में आए हुए हैं? हम लोग श्री माता अहिल्याबाई होलकर का 21 मई से लेकर 31 मई तक हम लोग का 300 जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आज जिस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विश्वास के आधार पर सबका कल्याण कर रही है, लगभग वही संकल्पना आज से 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई की भी थी, सबका साथ सबका विकास। लोगों कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, सनातन धर्म को मजबूत करना। आज से 300 वर्ष पहले कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को पुनरुद्धार का काम किया। इन सब को लेकर हम लोग 21 मई से 31 मई के बीच में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाने वाली है। आप लोग महिलाओं को इसमें किस तरह से भागीदारी देंगे, किस तरह से उनको सशक्तिकरण का काम करेंगे इन 10 दिनों में? रन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इसके साथ महिलाओं की भाषण प्रतियोगिता, महिलाओं के बीच में संगोष्ठी, हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आधी आबादी, उनके बीच में जाना और बताना कि महिला जब ठान लेती है, महिला जब संकल्प ले लेती है, तो उस शक्ति को कि आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, वो पूरा होकर ही मानती है। 21 मई से 31 मई तक उनके 300 जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब उनको याद करें और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देवी अहिल्याबाई का नाता रहा है काशी से, और उसी नाते को आगे बढ़ाया यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने काशी में ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार करके, पुनरुद्धार करके। और उसका लाभ यह है काशी वालों को कि भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी 1.5 लाख के करीब रोज श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। देवी अहिल्याबाई ने नींव रखी और कंगूरे बनाए देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने। उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने जा रही है देवी अहिल्याबाई के सम्मान में 10 दिन का कार्यक्रम करके। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर के रजा लाइब्रेरी में वीरोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में वीर जवानों की गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शनी 21 मई तक चलेगी। और नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन
का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना है। दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से थर्ड फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी। इस पर भाजपा ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण ही इन पार्षदों ने इस्तीफा दिया तो आपको बता दें कि हेमचंद, हिमानी जैन, रोनाक्षी शर्मा, उषा शर्मा, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार, मनीषा सुमन समेत 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया और हेमचंद गोयल को नए फ्रंट का नेता बनाया गया। जिस तरह से 11 साल दिल्ली में विकास की गति रुकी थी और उसी तरीके से 2.5 साल में जो पार्षद थे वो भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कारण फ्रस्ट्रेट हुए और फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने फौजखास के पार्षद कमल भारद्वाज, मालवीय नगर की पार्षद लीना कुमार ने इस्तीफा दिया है। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर जिसके नेतृत्व में उन्होंने काम किया एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किस तरह से पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड ने रखा था। इसके लिए 4000 पूर्व सैनिक स्वयंसेवियों की पहचान की गई है। इनमें से 435 के पास लाइसेंसी हथियार भी हैं। इन पूर्व सैनिकों को प्रदेश के सभी 20 जिलों में बिजली केंद्रों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र में नागपुर में विदर्भ क्षेत्र के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान नागपुर में राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। वो कपास की फसलों को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कीट पिंक बॉलवर्म के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैप का भी शुभारंभ करेंगे। सैन्य मामलों के जानकार और न्यूयॉर्क स्थित मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा इस्तेमाल किए स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली D4S की प्रशंसा की है। जॉन स्पेंसर ने भारत के D4S यानी स्वदेशी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के इस प्रभावशाली काउंटर ड्रोन सिस्टम ने हालिया पाकिस्तान के तुर्की ड्रोन के हमलों को बेअसर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत में बने इस प्रभावी एंटी ड्रोन सिस्टम से प्रभावित होकर अमेरिका को भी नसीहत दे डाली है। उन्होंने एक्स पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारी अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर प्रभावी काउंटर ड्रोन की आवश्यकता है। इससे पहले भी जॉन स्पेंसर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक जीत बताया था। गुरिंदर चड्ढा मशहूर ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता, जिन्हें बैंड इट लाइक बैकहम जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है, इस बार कान फिल्म महोत्सव में अपनी नई फिल्म क्रिसमस कर्मा के साथ लौटी हैं। यह फिल्म चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरल पर आधारित है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया भर में हम शानदार काम कर रहे हैं। गुरिंदर चड्ढा से डीडी न्यूज संवाददाता जय सिन्हा की एक खास बातचीत देखिए। एक ऐसी फिल्म मेकर जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम मेरे साथ हैं इस वक्त गुरिंदर चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कान आप बहुत खास मकसद के साथ आई हैं, आपकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। फिल्म जी मैंने बनाई है, उसका नाम है क्रिसमस कर्मा। क्रिसमस मूवी है बेस्ड ऑन चार्ल्स डिकेंस अ क्रिसमस कैरल। लंदन में सेट है और अफ्रीका में। जो भी पिक्चर मैं बनाती हूँ थोड़ा सा मिक्स होता है, इंडियन कल्चर भी होता है, वेस्टर्न कल्चर भी होता है। सो ये पिक्चर हमारी म्यूजिकल है। बेकम को भारत में लोकप्रिय करने वाली गुरिंदर चड्ढा ही है। थोड़ा श्रेय फुटबॉल को भी जाता है, लेकिन बाकी आपको जाता है। उसने बोला था वो भारत गए, इंडिया गए,
तो जिधर भी वो जाते थे सब बोलते थे ओ बेटर लाइफ। वो हैरान था, उसके बोला इतनी मशहूर है ये पिक्चर यहाँ। आजकल हम को प्रोडक्शंस की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, लेकिन आप वो शायद शुरुआती ऐसी फिल्मकार थी जिन्होंने कोलैबोरेट किया और भारत और यूके की जो इतनी कहानियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए। इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है। इंडिया हैज पायनियर्ड, यू नो, मसाला मूवीज, सत्याजी राय मूवीज, मूवीज फ्रॉम द साउथ। यू नो, इंडिया में इतनी रीजनल सिनेमा भी है। सो नंबर 1 है इंडस्ट्री। सो अभी अच्छी बात है वेस्ट चाहता है को प्रोडक्शन करन। सो मुझको बहुत अच्छा लगता है जो अभी को प्रोडक्शन हो रहे हैं। BFI ने इंडिया के साथ को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किए हैं। सो अभी जो कुछ स्पिरिचुअलिटी है इंडिया की, जो कुछ एंशिएंट कल्चर है, जो कुछ ज्ञान है इंडिया का, वो सबको देखना चाहिए दुनिया में, यू नो, हमारे बच्चों के लिए और आगे जनरेशंस के लिए। एक बार फिर भारतीय एक्टर्स के साथ कोई मसाला ट्रूली भारतीय फिल्म बॉलीवुड स्टाइल आप बनाने का प्लान है? इंडिया में इतने अच्छे डायरेक्टर्स है, इतने अच्छे राइटर्स है, सब कुछ है, तो वो इतने अच्छे पिक्चर बनाते हैं। मैं वो स्टाइल में नहीं कर सकती हूँ, मैं मेरा स्टाइल कर सकती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज के लिए कान से। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण घोषणा की है कि आज देश भर के सभी ASI स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।